Good morning, girls. Human Geography Unit 3 Population Composition ये पहला लेक्चर है। इसमें हम कुछ टॉपिक्स करेंगे और लेक्चर 2 जो कि 20 तारीख को यानी कल आपको मिलेगा, उसमें हम बाकी टॉपिक्स करेंगे। जनसंख्या का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम कई भागों में कर सकते हैं। पहला है लिंग के आधार पर, मेल एंड फीमेल यानी स्त्री और पुरुष। दूसरा है आयु के आधार पर, उसमें हम यंग पीपल, मैच्योर पीपल एंड ओल्ड पीपल यानी युवा, वयस्क और वृद्ध, इन तीनों में विभाजित कर सकते हैं। तीसरा है कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जो काम करते हैं यानी क्रियाशील जनसंख्या, और जो काम नहीं करते हैं निष्क्रिय जनसंख्या, या फिर कार्यरत जनसंख्या और अकार्यरत जनसंख्या, वर्कर्स वर्सेस नॉन वर्कर्स। स्थान के आधार पर, जहां वो रहते हैं, गांव में रहते हैं तो रूरल, और शहर में रहते हैं तो अर्बन। और फाइनली शिक्षा के आधार पर, लिटरेट्स और नॉन लिटरेट्स यानी शिक्षित जनसंख्या, अशिक्षित जनसंख्या। इस लेक्चर में हम लोग लिंग, आयु और शिक्षा के आधार पर ही जनसंख्या का संगठन करेंगे। मेल फीमेल कॉम्पोजिशन यानी स्त्री पुरुष अनुपात, इसको हम लिंग अनुपात भी कहते हैं। सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी हैं। लिंग अनुपात मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेक्स रेशियो आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक लिंग अनुपात वो होता है जो जन्म से पहले का लिंग होता है। हमारे देश में ये प्रथा नहीं है कि हम लिंग का जांच करवाएं जब बच्चा पैदा नहीं हो तब, इसलिए हमें इसके बारे में आंकड़े बहुत ही कम मिलते हैं, पर दूसरे देशों में इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। सेकेंडरी सेक्स रेशियो या द्वितीयक लिंग अनुपात वो होता है जो कि जन्म के बाद होता है। और टर्शियरी यानी तृतीयक लिंग अनुपात वो होता है जब सेंसस या गिनती की जाती है, तब हमें जो आंकड़ा मिलता है वो है तृतीयक लिंग अनुपात। तो जितने बच्चे जन्म लेते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना है कि कितने बच्चे जन्म ले सकते थे, कितनी लड़कियां जन्म ले सकती थी, लेकिन जन्म नहीं ली, यानी जन्म से पहले अगर उसको मार दिया जाता है तो उनकी गिनती प्राइमरी में भी नहीं हो पाती है। सेकेंडरी वो होता है जितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, और उसके बाद में अगर वो बच जाती हैं, सरवाइव कर जाती है, तो उनकी गिनती टर्शियरी लिंग अनुपात में होती है। हमारे देश में पिछले 100 सालों में लिंग अनुपात बहुत ही चेंज हुआ है। और अगर हम स्थानिक दृष्टि से देखें, स्पेशली देखें, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में सेक्स रेशियो बहुत कम है, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में ये हाई है। इसके कई कारण हैं। एक तो शिक्षा है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। सेकेंडली, ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में डाउरी एंड डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर। सेक्स रेशियो इज हायर अमंग एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों में सेक्स रेशियो, लड़कियों की संख्या अधिक पाई जाती है। क्रिश्चियंस में ये अधिक पाई जाती है, सबसे कम ये सिखों में पाई जाती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है, उनका सेक्स रेशियो बेटर होता है। जो टॉप 10 कंट्रीज जहाँ सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, यानी मेल वर्सेस फीमेल सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, ज़्यादा मेल्स है कम फीमेल्स है, उसमें 8 एशिया को बिलोंग करते हैं और 2 अफ्रीका को। इसका मतलब एशिया और अफ्रीका में लिंग अनुपात बहुत ही खराब है। लेकिन टॉप 10 कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट फीमेल टू मेल रेशियो जो है
यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के अनुपात में ज़्यादा है, उसमें 5 देश यूरोप में है, 3 नॉर्थ अमेरिका में है और 2 एशिया में है। अर्थात जो विकसित देश है वहाँ लिंग अनुपात अच्छा है। भारत में केरल का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है। लिंग अनुपात अच्छा होने के पीछे या बुरा होने के पीछे कई कारण होते हैं। उसमें कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं, कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं और कुछ जनांकीय कारक होते हैं। सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सोशल और कल्चरल में तो आप जानते ही हैं कि कुछ समाजों में लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है और लड़कियों की तुलना में लड़कों के प्रति जो ज़्यादा लड़कों के प्रति भेदभाव जो होता है लड़कियां और लड़कियों में, उसके कारण भी सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ हमें मिलता है। जो जनांकीय कारक है उसमें एक अहम मुद्दा है माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के कारण, प्रवास के कारण भी सेक्स रेशियो उलट-पुलट हो जाता है। गांव से अगर पुरुष लोग माइग्रेट करके बाहर चले जाएं तो उस गांव में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाएगी। माइग्रेशन affects sex ratios. It is higher in rural areas. हमारे देश में सेक्स रेशियो हैज चेंज्ड ओवर टाइम। जैसे मैंने कहा है, इट वाज हाई इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी। 1901 में 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में ये घटकर 946 हो गया। सबसे कम सेक्स रेशियो हमें मिलता है 1991 में, जब ये बहुत ही गिर चुका था, 927 हो चुका था। 2001 में थोड़ा बढ़ा और 2011 में ये 940 हुआ। झारखंड का सेक्स रेशियो पूरे इंडिया के सेक्स रेशियो से बेहतर है, 947 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब हम चले आते एज कॉम्पोजिशन इन इंडिया। अगर हम भारत को देखें, 3 कलर में ये पाई डायग्राम देखिए। एडल्ट्स जो है, वयस्क लोग जो है, वो है 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसमें यूथ एंड एडल्ट दोनों आ जाते हैं। जो एजेड है वो है 7% और जो चिल्ड्रन है वो है 34%। तो ये 34% बच्चे और 7% बुजुर्ग, ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो डिपेंड करते हैं बाकी 59% पॉपुलेशन पर ज़रूरी नहीं है कि ये 59% पॉपुलेशन काम करने वाला हो और उसको सपोर्ट कर सकता हो, क्योंकि सबके पास तो एम्प्लॉयमेंट या नौकरी नहीं होती है। 5वें स्लाइड में आयु लिंग पिरामिड दिखाया गया है और आप देखिए यहाँ पर एक साइड फीमेल है, एक साइड मेल है और ये स्ट्रक्चर जो है ये पिरामिड के आकार में है। इस चीज़ को पिरामिड कहा जाता है, पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड से हम आयु के साथ लिंग का रिलेशन दिखाते हैं और हमारे देश में, इंडिया में ये ऐसा ही है, क्योंकि हमारा पिरामिड ब्रॉड बेस्ड है, यानी नीचे का हिस्सा जो है वो काफ़ी चौड़ा है। हमारा बर्थ रेट अभी भी हाई है, उस हिसाब से हमारे लोग जो एजेड पॉपुलेशन है वो उतने नहीं हैं जितने की हमारी यंग पॉपुलेशन है। स्लाइड नंबर 6 में पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे 4 पिरामिड हैं, 4 अलग अलग आकृति के हैं और अलग अलग देशों को वो दिखाते हैं। जो पहला पिरामिड है वो अविकसित देशों के लिए है और रेड कलर जो है वो है प्री प्रोडक्टिव एज, यानी बच्चे, और ब्लू कलर जो है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, 45 से ऊपर। पिरामिड के ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, जो कि हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। और बीच वाला जो येलो वाला हिस्सा होता है वो होता है कमाऊ वर्ग। तो दूसरे पिरामिड में विकसित देश को दिखाया गया है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जहाँ पर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है, पिरामिड का आकार कुछ ऐसे बच जाता है।
थर्ड पिरामिड में जापान, इटली, ग्रीस ऐसा दिखाया गया है। ऐसे देशों में जो एजिंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है और जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है। और चौथे पिरामिड में भी आप वही देखेंगे, उसमें जर्मनी, बुल्गारिया, रशिया आ रहा है। तो जितने भी यूरोप के देश है वो सभी डिक्लाइनिंग बर्थ रेट वाले देश हैं, यानी यहाँ जन्म दर नीचे जा रहा है और वृद्धों की संख्या अधिक है। इसलिए कोविड-19 में सबसे अधिक डेथ हमें कहाँ देखने को मिला? पूरे यूरोप में देखने को मिला। लिटरेट्स वर्सेस इलिटरेट्स। लिटरेसी जो है, साक्षरता, वो किसी भी देश के लिए एक विकास का चिन्ह है। It is a key to socio-economic progress. Total percentage of population in an area at a particular time, aged 7 years or above, यानी 7 साल और उससे अधिक उम्र के लोग जो एक एरिया में रहते हैं और जो पढ़ लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उनकी गिनती हम लिटरेसी में करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश में सिर्फ 18% लोग ही ऐसा कर सकते थे। ये बढ़ के 2011 में 74% हुआ, लेकिन फिर भी फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, 54% है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी रेट भी हाई है और लक्षद्वीप में मेल लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। बिहार का मेल लिटरेसी रेट यानी कि पुरुष साक्षरता सबसे कम है। राजस्थान का फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है। लिटरेट्स वर्सेस इलिटरेट्स भी एक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर में हम बाकी जितने भी कारक है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के कारक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गर्ल्स।